एनसीईआरटी सीबीएसई क्लास 10 हिंदी। इसमें हमारा अगला चैप्टर है चैप्टर नंबर 10, एक कहानी यह भी, जिसकी लेखिका है मनु भंडारी। तो इसमें वो अपने जीवन की कुछ प्रमुख घटनाएं बताती हैं। उनका जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था। आप आगे उनका परिचय भी पढ़ सकते हैं एनसीईआरटी में। और एनसीईआरटी रीडिंग आप ज़रूर करिएगा, क्योंकि यहाँ पर मैं बहुत ही ब्रीफ में छोटे में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। पर अगर आपको अच्छे से जानना है तो रीडिंग आप ज़रूर करिएगा, उसका आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। इंटर तक की पढ़ाई उनकी अजमेर में हुई थी, राजस्थान। अजमेर में वो अब कहती हैं, अजमेर से वो शुरू करती हैं। वो कहती हैं कि 2 मंजिला मकान था। ऊपर मंजिल में पिताजी की बिखरी पुस्तकें पत्रिकाएं थीं, और जो नीचे की मंजिल थी उसमें वो, उनके भाई बहन और माँ रहती थी। तो अधिकतर पिताजी ऊपर की मंजिल में पुस्तकें पत्रिकाएं के साथ रहते थे, और निचली मंजिल में माँ भाई बहन रहते थे। फिर जो लेखिका है वो कहती हैं कि मेरी जो माँ थी वो ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, मतलब वो पढ़ी लिखी नहीं थी, पर वो घर का काम करती थी और सबकी सेवा करती थी। फिर आगे वो अपने पिताजी के बारे में बताती हैं कि पहले वो इंदौर में थे। इंदौर में उनकी बहुत ही प्रतिष्ठा और सम्मान था। कांग्रेस से जुड़े हुए थे एवं समाज सुधार कार्यों से जुड़े हुए थे, और वो अपने घर पर ही 8-10 विद्यार्थियों को रख कर पढ़ाते थे, और कई बाद में ऊंचे पद पर भी पहुँचे। पिताजी के स्वभाव के विषय में वो कहती हैं कि उनका स्वभाव कोमल और संवेदनशील था, एवं इसके साथ ही साथ वो क्रोधी और अहमवादी भी थे। फिर वो कहती हैं कि आर्थिक झटका लगने के कारण इंदौर से अजमेर आना पड़ा, और फिर इंदौर में उन्होंने अपनी जो हिंदी अंग्रेज़ी शब्दकोश डिक्शनरी वो बना रहे थे, उस काम को आगे बढ़ाया और पूरा किया। यह जो डिक्शनरी उन्होंने बनाई थी वो अपनी तरह का पहला और अकेला था। इसके कारण उन्हें बहुत ही यश और प्रतिष्ठा मिली, पर धन नहीं मिला, अर्थ नहीं मिला, और गिरती आर्थिक स्थिति के कारण उनका क्रोध बढ़ा। वो बच्चों से अपनी परेशानियां नहीं बांटते थे। अपनों के हाथों विश्वासघात के कारण उनका स्वभाव भी बहुत अधिक शक्की हो गया था। माँ और बच्चे उनके क्रोध से डरा करते थे। आगे लेखिका अपने विषय में कहती हैं कि वो काले रंग की थी और बचपन में बहुत ही दुबली थी, लेकिन उनकी जो बड़ी बहन थी सुशीला, लगभग 2 साल बड़ी थी, उनका रंग गोरा था और वो स्वस्थ थी। इसलिए कई बार लेखिका और उनकी बड़ी बहन की तुलना होती थी और बड़ी बहन की प्रशंसा होती थी। तो उनके मन में एक हीन भावना बैठ गई थी अपने प्रति, और नाम और सम्मान, वो कहती हैं कि जब वो लेखिका बनी तो लेखिका बनने के बाद उनको नाम और सम्मान तो मिला, लेकिन फिर भी वो आज तक उस हीन भावना से उबर नहीं पाई। लेखिका कहती हैं कि जब से होश संभाला तब से पिताजी से टक्कर हुई। उनकी जो भावनाएं थी या मन में जो उनके विचार थे वो आपस में बहुत अधिक मेल नहीं खाते थे, लेकिन वो फिर भी कहती हैं कि मेरे व्यक्तित्व पर पिताजी का बहुत प्रभाव पड़ा, ये मुझे बाद में समझ में आया। खंडित विश्वास, तो लेखिका अपने विषय में भी कहती हैं कि मेरा भी जो विश्वास खंडित हो उसके कारण मेरा भी शक्की स्वभाव हो गया, तो मुझे पिताजी की याद आती थी जब उनका हो गया था। तो ऐसे करके एनसीईआरटी में अच्छे से वो समझाई हैं, तो एक बार आप ज़रूर एनसीईआरटी रीडिंग करिएगा। वो कहती हैं कि माँ का स्वभाव पिताजी के ठीक विपरीत था। उनमें अत्यधिक धैर्य और सहन शक्ति थी। वो कहती हैं कि मेरी माँ ने जीवन भर कुछ नहीं चाहा, कुछ नहीं मांगा, निस्वार्थ भाव से बस सेवा की। हम भाई बहनों का सारा लगाव माँ के साथ था। परंतु वो आगे कहती है कि माँ का त्याग लेखिका के लिए, मतलब मेरे लिए, आदर्श नहीं बन पाया। आगे वो कहती हैं हम 5 भाई बहन थे और मैं सबसे छोटी थी, लेखिका सबसे छोटी थी। लेखिका और बड़ी बहन सुशीला ये आपस में सारे खेल खेलती थी, क्योंकि इनमें सिर्फ 2 साल का अंतर था। मोहल्ले में आने जाने की उस समय आज़ादी थी, और कुछ परिवार तो घर जैसे ही थे। लेकिन वो फिर कहती हैं कि आधुनिक समय में अब फ्लैट हो गए, तो उसमें जो परिवार है, जो व्यक्ति है, वो असहाय, संकुचित और असुरक्षित हो गया है। आगे वो कहती हैं कि उनकी जो कहानियाँ थी, उनके कई सारे पात्र मोहल्ले के ही थे जहाँ उन्होंने अपना बचपन गुजारा था। तो वो कहती हैं कि बचपन की गहरी छाप उनके मन में थी, ये उन्हें एहसास हुआ जब वो कहानी लिखती हैं। उसके बाद वो कहती हैं कि बड़ी बहन सुशीला की शादी हो गई, और फिर दोनों भाई आगे की पढ़ाई के लिए बाहर चले गए। तो फिर पिताजी ने सारा ध्यान लेखिका पर दिया। लेखिका को रसोई से दूर रखा, क्योंकि पिताजी मानते थे कि रसोई में रहने से सारी क्षमता और प्रतिभा एक व्यक्ति की नष्ट हो जाती है। इसलिए वो चाहते थे कि वो उनके साथ बैठे। राजनीतिक बहसें जो होती थी घर में कई पार्टियों के अलग अलग मेंबर्स आते थे और बहसें होती थी, तो वो चाहते थे कि वो बैठे वहाँ पर और बैठ के सुने, जाने, समझने की कोशिश करे कि देश का वर्तमान हाल कैसा है। तो लेखिका वहीं बैठती थी, सुनती थी। लेखिका बहसें और मतभेद तो नहीं समझ पाती थी, है ना,
लेकिन फिर भी जो क्रांतिकारी थे और देशभक्त शहीद थे, उनके बलिदान कुर्बानी जो थी मन को आक्रांत करता था, रोमांचित करता था। तो वो बहसें सुनती थी, है ना, और वो अब बहसें सुनते सुनते किताबें भी पढ़ने लगी थी, पर वो चुनाव करके नहीं पढ़ती थी, वो बस किताबें पढ़ती थी। फिर 1945 में 10वीं उन्होंने पास की, फर्स्ट ईयर में आई, तो वहाँ पर उनकी भेंट मुलाकात हुई हिंदी की प्राध्यापिका शीला अग्रवाल से। जो प्राध्यापिका हैं उन्होंने ही लेखिका को साहित्य की दुनिया में प्रवेश कराया। वो खुद किताब चुन चुन कर पढ़ने को देती थी लेखिका को। लेखिका और प्राध्यापिका लंबी लंबी बहसें भी करती थी, साहित्य के बारे में बातें भी बहुत सारी करती थी। प्राध्यापिका जो थी उन्होंने साहित्य के साथ साथ देश की स्थितियों में भी सक्रिय भागीदार दिलाई, है ना। तो पहले जो घर में बैठकर वो सुनती थी बहसें, तो अब प्राध्यापिका के मोटिवेट करने पर, प्रोत्साहित करने पर वो अब सक्रिय भागीदारी भी निभाने लगी। 1946-47 का समय था। उस समय हर जगह प्रभात फेरियाँ, हड़तालें, जुलूस, भाषण हुआ करते थे। प्राध्यापिका की जोशीली बातों से युवा लेखिका का जो खून है वो लावा में बदल गया था। तो वो सक्रिय भागीदारी निभाना चाहती थी देश की आज़ादी में। लेकिन पिताजी की आज़ादी का दायरा सीमित था। वो चाहते थे लेखिका घर में रहे, बहसें सुने, जाने, समझे। लेकिन लेखिका नारे लगाती, हड़तालें करती, वो ये सब करना चाहती थी। तो उनकी जो विचारधारा है उसमें हड़ताल होता था। लेखिका नारे लगाती थी, हड़तालें करती थी, लेकिन जो पिताजी वो चाहते थे कि लेखिका बस घर में बैठ के बहसें सुने। तो टकराव होने लगे थे। पिताजी की सबसे बड़ी दुर्बलता थी यश कामना, यश लिप्सा। तो वो अपने आप को समाज में प्रतिष्ठित रखना चाहते थे कि कोई आकर उनके या उनके परिवार को कुछ कहे नहीं, उनका सम्मान बरकरार रहे। तो ये लेखिका कहती हैं ये सबसे बड़ी दुर्बलता थी पिताजी की। एक वहाँ पर ये बताती हैं कि एक बार प्रिंसिपल का पत्र आया था जहाँ पर वो पढ़ती थी, तो उन्होंने पिताजी को बुलाया था। पिताजी बहुत ही क्रोधित थे और उन्होंने कहा कि पहले भी मेरे बच्चे पढ़े लेकिन किसी ने ऐसा नहीं किया, आज लेखिका के कारण उन्हें प्रिंसिपल के पास जाना पड़ रहा है। तो वो घर आए, लेकिन घर आकर जब उन्होंने लेखिका पर बहुत गर्व किया तो लेखिका को आश्चर्य हुआ। तब पिताजी ने बताया कि वहाँ जो प्रिंसिपल है वो चाहती हैं कि ये जो लेखिका हैं वो अनुशासन में रहे, क्योंकि सारे कॉलेज की जितनी भी लड़कियाँ थीं वो लेखिका और 2 साथी और थे, तो 3 लड़कियाँ। तो सारे कॉलेज की लड़कियाँ इन 3 लड़कियों, जिनमें एक लेखिका भी थी, उनकी सारी बातें मानती थीं। लेखिका के एक इशारे पर सब क्लास छोड़कर मैदान में आकर नारे लगाते थे। तब एनसीईआरटी में पढ़ सकते हैं कि जो वहाँ पर टीचर्स थी वो बहुत ही मुश्किल से सारी लड़कियों को क्लास में बैठाती थी, लेकिन लेखिका और उनकी 2 साथी और थी, तो इन तीनों लड़कियों के एक इशारे पे वो सब वापस मैदान में चली जाती थी और नारे लगाने लगती थी। इसके कारण प्रिंसिपल को स्कूल चलाने में बहुत ही दिक्कत हो रही थी। इसी कारण उन्होंने पिताजी को बुलाया था। लेकिन पिताजी को जब ये बात पता चली कि मेरी बेटी के इशारे पर सारे नारे लगाने आ जाते हैं, तो उनको ये गर्व लगा, गर्व महसूस हुआ, उन्होंने गर्व किया। फिर वो बताती हैं आज़ाद हिंद फ़ौज का मुकदमा चल रहा था, तो उस सिलसिले में सभी कॉलेजों, स्कूल और दुकानों में हड़ताल हो रही थी। मुख्य बाज़ार के चौराहे पर जाकर लेखिका ने भाषण भी दिया। तो अब जब उन्होंने मुख्य बाज़ार के चौराहे पर भाषण दिया, तब पिताजी के एक मित्र आए पिताजी से बात करने। उन्होंने कहा आपको यह शोभा नहीं देता, आपकी मान मर्यादा है, सम्मान है, आपकी बेटी चौराहे के बीचों बीच भाषण दे रही है, नारे लगा रही है, आपको शोभा नहीं देता। तो फिर पिताजी को ये बात ध्यान रही, वो सोचते रहे और फिर बाद में उन्होंने कहा कि मन्नू का घर से बाहर जाना बंद कर दो, मतलब लेखिका अब घर से बाहर नहीं जाएंगी, है ना। लेकिन क्या हुआ कि उसी शाम या रात को जब लेखिका लौटी तो वहाँ पर वो देखी कि रात को डॉक्टर अम्बालाल जी, अम्बालाल जी बहुत ही गहरे मित्र थे उनके पिताजी के। तो मन्नू का भाषण सुनकर सीधा पिताजी को बधाई देने आए थे। मतलब डॉक्टर अम्बालाल जी ने भी ये भाषण सुना था, लेकिन वो बहुत ही खुश थे मन्नू से, तो वो बधाई देने आए थे पिताजी को। तो उन्होंने कहा कि मुझे मन्नू पर बहुत ही गर्व है। तो ये बात सुनकर जो लेखिका के पिताजी थे, मन्नू के पिताजी, उनको भी बहुत ही ज़्यादा गर्व हुआ। आगे वो बताती है कि मई 1947 में हिंदी प्राध्यापिका जो शीला अग्रवाल थी, तो हिंदी प्राध्यापिका को लड़कियों को भड़काने के आरोप में स्कूल ने नोटिस दे दिया था, कॉलेज ने, और थर्ड ईयर की क्लासेस बंद कर दी थी। लेखिका को और उनकी 2 साथियों को निकाल भी दिया था जिन्होंने हड़तालें की थी और नारे लगाए थे। परंतु लेखिका बाहर आकर भी हड़तालें लगाईं, जिसके कारण अगस्त में थर्ड ईयर को खोल दिया गया और फिर कुछ समय बाद 15 अगस्त को हमारा देश स्वतंत्र हो गया।
तो ये कहानी है, मैंने बहुत ही शॉर्ट में समझाया है कि इसमें हमें क्या क्या देखना है, ठीक है। पर एक बार एनसीईआरटी रीडिंग आप ज़रूर करिएगा। कहानी आपको पता हो कि क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं आते हैं सीबीएसई में, तो आपको समझ समझ के लिखना पड़ता है। तो कहानी एक बार आपको पता होनी चाहिए, है ना। तो एक बार रीडिंग ज़रूर करिएगा और फिर क्वेश्चंस प्रैक्टिस भी हम लोग करेंगे और इसी तरह धीरे धीरे क्लास 10 हिंदी में आगे बढ़ेंगे।